नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे और मेरा Facebook पेज पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है फॉर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। ये सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है और आने वाले जो टेट एग्जाम है उसके लिए ज़रूरी है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है, उनके लिए भी पॉलिटिकल साइंस में जो मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया द ब्लैक डे ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी नेशनल इमरजेंसी 1975 25 जून। हम ये देखेंगे कि ये इसका कारण क्या था, ये इमरजेंसी कब लगा, क्यों लगा, किसने लगवाया, उसका इफेक्ट क्या क्या थे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा है। नेशनल इमरजेंसी जिसको एक ब्लैक डे जैसे माना जाता है हमारे देश के पॉलिटिकल फील्ड को, पॉलिटिक्स को, और उसी के बारे में हम जानना है तो ऑब्वियसली थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, जैसे कि शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। जो मेंटालिटी ऑफ कांग्रेस है, कांग्रेस की मेंटालिटी के कारण ये धीरे धीरे बढ़ता गया। उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए उनके लीडर्स के कांग्रेस को भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। पहला शुरू होता है जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाता है, उनके बाद सडनली कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जैसे वो अंधेरा हो गए, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उनका लीडर कौन होगा। तब क्योंकि इंदिरा नेहरू तब रेडी नहीं थी, तो हमारे देश के सबसे महान प्राइम मिनिस्टर में से एक लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। बट अनफॉर्चुनेटली टस्कन एग्रीमेंट के दौरान उनकी भी एक सस्पिशियस रूप से उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद एक अलग वीडियो उसके ऊपर भी बनेगा ज़रूर। उनकी मृत्यु के बाद अचानक पूरा हड़बड़ी मच गया कांग्रेस में कि आगे उनके बागडोर को कौन संभालेगा। कांग्रेस की मेंटालिटी ये थी कि क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों के पास एक सिंपैथी और एक सपोर्ट हमेशा मिलता है, क्योंकि इसी पार्टी ने, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ादी दी है, तो ऑब्वियसली ये हमारे देश को अच्छा चलाएगा। तो एक मेंटालिटी उनके पास सेट था। और उस समय देश की पॉपुलेशन के साथ उनका एजुकेशन जो लिटरेसी रेट था वो भी 14 से 15% था। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर कांग्रेस इवन टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ओवर द कंट्री एंड टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि उनके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है देश को कैसे चलाएं। सो जब इंदिरा नेहरू को प्लेस में लाया गया पब्लिक सिंपैथी पाने के लिए, नेहरू से उनका गांधी टाइटल अडॉप्ट करके, गांधी का जो एक सिंपैथी ग्राउंड है, पब्लिक अटेंशन ऑन साइकोलॉजिकली उनको खींचने के लिए, इमोशनली खींचने के लिए बड़ा सक्सेसफुल गया। लेकिन कांग्रेस के जो एस्टेब्लिश लीडर्स थे वो डिवाइड हो गए, जहां से कांग्रेस का पहला स्प्लिट 1969 पे शुरू हो जाता है जब इंदिरा गांधी को फील्ड में लाया जाता है। तो इंदिरा गांधी क्या करते हैं, वो बाकी एसोसिएट्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन जाते ही उनको ये प्रॉब्लम फेस हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो कांग्रेस को डिवाइड करके एक सिंडिकेट कांग्रेस बनाते हैं। सिंडिकेट कांग्रेस जो कांग्रेस के अपोज में, यानी इंदिरा गांधी के अपोज कर रहे थे, जो कि कांग्रेस के बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल जो लीडर्स हैं, दे मेड इट। देन दे स्टार्टेड इंदिरा हटाओ एंड इंदिरा गांधी स्टार्टेड गरीबी हटाओ। तो ऑब्वियसली लोगों का सपोर्ट मिला। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1971 इलेक्शन वाज गरीबी हटाओ। बट जैसे ही ये 1971 आते ही इंदिरा गांधी हैड टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन इंटरनेशनल फील्ड। फॉर एग्जांपल 1971 में पहला झटका उनको लगा, जो हमने मूवी भी देखी, हमें समझ में आता था। तो पहला हो गया बांग्लादेश का जो सेपरेशन है, यानी बांग्लादेश लिबरेशन। वहाँ पर अवामी लीग, जो बांग्लादेश के अवामी लीग है, शेख मुजीबुर रहमान, उनको हेल्प करने के चक्कर में, क्योंकि हेल्प करना ज़रूरी था, क्योंकि जब पाकिस्तानी मेजर यानी जो उनका डिफेंस फोर्सेस है, करीबन हज़ारों के संख्या में उनके सोल्जर्स को बांग्लादेश में भेजते हैं, नॉट बांग्लादेश एक्चुअली, ईस्ट पाकिस्तान में भेजते हैं। क्यों? ताकि उनको लिटरली ये कहा गया कि उनको मारो और उनको रेप किया जाए। इसको रोकने के लिए और इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपने जान बचाकर बांग्लादेशी 1971 से पहले और उस दौरान इंडिया में आकर घुसे। दैट वाज 8 मिलियन क्राउड ऑफ पीपल एंटर्ड इंडियन एरियाज। सो ये एक बड़ा चैलेंज था इंदिरा गांधी को, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एक इकोनॉमिक उस जगह पर था, इकोनॉमी हिसाब से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर आकर घुसता है, माइग्रेट करता है, तो ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी जो प्रॉब्लम में है और ज़्यादा उनको फेस करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक मॉनसून फेलियर के कारण भी बहुत बड़ा झटका लगा। जो एग्रीकल्चरल फील्ड, जो इंडिया का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी फेल होने लगा। फिर डिसकंटेंट बढ़ता ही गया। तो धीरे धीरे इसका डिटेल्स हम इस कारण में देखेंगे। तो क्या देखा, एक बांग्लादेश सेपरेशन, यानी इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी को बांग्लादेश में भेजा, यानी ईस्ट पाकिस्तान में भेजा उनके लिबरेशन में, यानी जो उनके
बांग्लादेश को पाकिस्तान से डिवाइड करने के लिए, जबकि अमेरिका ने डायरेक्टली हमें इंडिया को वॉर किया था, तो वार्न किया था कि इंडिया मस्ट कीप अवे फ्रॉम द इंटरनल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, और इवन ये भी धमकी गई थी कि अमेरिका इंडिया को अटैक करेगी। तो क्या हुआ, तभी एक इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने रशिया के साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट कर लिया जो 25 साल का था। रशिया क्या था, एक न्यूक्लियर पावर, तो ऑब्वियसली रशिया शुरुआत से लेकर अभी तक हमारे साथ खड़ा है, तो दैट हेल्प अस अ लॉट। फिर सैम मानेकशॉ अंदर गए और हमने देखा ऐतिहासिक वो सरेंडर, दुनिया के सबसे बड़े बेशर्म एक घटना पाकिस्तान के लिए घटा, जो उनके आर्मी हमारे आर्मी के सामने सरेंडर करके बाद में उनको वापस भेज दिया गया और बांग्लादेश वाज लिबरेटेड। तो बांग्लादेश दैट्स हाउ बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री। तो क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका ने कोई फाइनेंशियल एड देना इंडिया को छोड़ दिया, वो एक प्रॉब्लम हो गया। और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि हम लोग बाहर से तेल वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो तेल का रेट बढ़ने के कारण एक मॉनसून फेलियर, ऊपर से तेल का रेट बढ़ गया, और अमेरिका का जो इकोनॉमिक एड आता है, सपोर्ट आता है, वो बंद हो गया। दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी एंड शी हैड फेस्ड ऑल दिस थिंग्स। तो मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं 5 जून 1975 विच इज ब्लैक डे इन इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो मेन कॉजेस ऑफ द 75 नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी को हम समझते हैं आर्टिकल 352 के अंदर पे आता है, ये नेशनल इमरजेंसी है। फिर आर्टिकल 356 आता स्टेट इमरजेंसी, और उसके बाद आता 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। तो इस इमरजेंसी में अलग अलग करके एक वीडियो बनेगा, लेकिन अभी हमारा देखना आर्टिकल 352, इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी कब लगता है? नेशनल इमरजेंसी तब लगता है जब कोई आर्म्ड रेबेलियन देश में हो जाए, या फिर बिग इकोनॉमिक फेलियर हो जाए, वार हो जाए, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये जो था वार हो जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वार हो जाए। लेकिन ये तब वार नहीं हुआ था। ये कंट्रोवर्शियल इशू है कि नेशनल इमरजेंसी 1975 25 जून, क्या ये ज़रूरी था या फिर ये कांग्रेस की एक चाल थी? क्योंकि इसको नाम दिया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस अर्थात देश के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया था, विच इज आर्म रेबिलियन। लेकिन इसके जितने कारण हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्कंटेंट, उसके बाद नवनिर्माण मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, रेलवे मूवमेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट, किसी में भी आर्म्ड रेबिलियन नहीं हुआ था, लेकिन ये कंप्लीटली डिस्कंटेंट थे, दे वेर लाइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इन्होंने बाकायदा मूवमेंट की, उसके बाद रामलीला मैदान में गए, जयप्रकाश नारायण एक नया लीडर आगे आया, और ये सारा पीसफुल मूवमेंट था। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कभी घटना ऐसे नहीं घटी होगी, लेकिन इट वाज पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, बट इट वाज अ बिग फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट हैड टू फेस द प्रॉब्लम, क्योंकि बांग्लादेश प्रॉब्लम इंडिया डिड नॉट क्रिएट। उसके बाद मानसून इंडिया डिड नॉट क्रिएट। कोई भी नेता नहीं चाहता कि मानसून फेलियर हो जाए, कोई भी नेता नहीं चाहता कि बाहरी देश का कोई प्रॉब्लम हमारे देश में आ जाए। तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस तो ऑब्वियसली था। और नक्सलाइट मूवमेंट एक अनदर इंपॉर्टेंट कारण था उस समय, क्योंकि 1967 में नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक सिलीगुड़ी सब डिवीजन के अंदर एक नक्सलबाड़ी एक जगह है, नक्सलबाड़ी जगह। वहाँ पर जो पीजेंट्स हैं, नक्सलबाड़ी एक गांव है, वहाँ से पीजेंट्स लोग आंदोलन शुरू करने लगे, और इनका जो मेन डिमांड्स था, इनको एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, इनको शोषण किया जा रहा था बाय द लैंडलॉर्ड्स, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। ये जमींदारी सिस्टम है, जमींदार जो है वो लोग इनको शोषण कर रहे थे, इनके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी। इसका हम डिटेल्स आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट कॉज ऑफ द 75 नेशनल इमरजेंसी, 1975 नेशनल इमरजेंसी। पहला कॉज हो गया इकोनॉमिक डिस्कंटेंट। इकोनॉमिक डिस्कंटेंट कहाँ से शुरू हुआ? तो पहला हो गया इन्वॉल्वमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्कंटेंट में क्या क्या आता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ बांग्लादेश, इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसके बाद इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट, सो फेलियर ऑफ मानसून एंड नक्सलबारी मूवमेंट। ये सारे कॉजेस इकोनॉमिक डिस्कंटेंट से थोड़ा कनेक्टेड मेन ये दो है। क्योंकि हुआ क्या प्रॉब्लम, इंडिया को पेट्रोल खरीदना है कहाँ से? बाहरी देशों से। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो इट विल कॉज एन इन्फ्लेशन इन ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज, बिकॉज सारा प्रोडक्ट जो है एक जगह से एक जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए, व्हीकल के लिए ऑब्वियसली पेट्रोल चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए मशीनरी चलाने के लिए पेट्रोल एंड डीजल चाहिए। तो इसी प्रकार पेट्रोल का राइज इन प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द हाइक इन प्राइस हाइक ऑफ ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज, मेडिसिन से लेकर, कपड़ा से लेकर, खाना से लेकर, एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए, व्हीकल के लिए सिंपल
पेट्रोल चाहिए। तो इसका एक कारण था। ऊपर से हमें इकोनॉमिक एड मिलता है, मिलता नहीं, हम लेते थे। तो जो इकोनॉमिक एड अमेरिका से आना था वो सडनली बंद हो गया। बिकॉज 1971 में क्या हुआ, 1971 में जैसे इंदिरा गांधी पावर में आने के साथ साथ उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ वार। एक तो हमने जो मूवी देखी है, जो बॉर्डर मूवी 1971 का, वो बॉर्डर मूवी हमने देखा, वहाँ से आपका बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिर भुज वाली जो मूवी है वहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो सब 1971 की घटना है। तो उसके बाद ये जो इंडिया का बांग्लादेश के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था, तो बांग्लादेश वॉज द ईस्ट पाकिस्तान बाय द टाइम, ईस्ट पाकिस्तान। वहाँ पर एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए डिमांड किया गया था। किसने? एक अवामी लीग ने, अवामी लीग, इसके लीडर अवामी लीग, इसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने डिमांड किया कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराएंगे ताकि वहाँ पर देखा जाएगा। तो पाकिस्तान के जनरल ने कभी ये सोचा नहीं था कि आर्मी जनरल ने और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो कभी सोचा नहीं कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये इतना बड़ा पावरफुल हो सकता है। तो दे एक्सेप्टेड। क्यों ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ एक्चुअली? बिकॉज देयर उनका ट्रीटमेंट जो है, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान है वो है उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम नेशन, और इस साइड का जो स्टेट है वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है। और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को जो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं वो नज़रअंदाज करते थे, उनको मुहाजिर नाम से बुलाते थे। तो एक दे वर नॉट ऑनर्ड एंड रेस्पेक्टेड इवन। तो मुजीबुर रहमान, और जैसे कि टू नेशन थ्योरी जहाँ से शुरू हुआ, वो शुरू होने के साथ जिस प्रकार बांग्लादेश और पाकिस्तान और एक इस्लामिक स्टेट अलग बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जहाँ से शुरू हुआ वो मुस्लिम लीग से है। मुस्लिम लीग का उद्घाटन कहाँ से हुआ? शुरुआत हुआ वहीं से, बांग्लादेश से। नवाब सलीमुल्लाह खान, ढाका से जो लॉर्ड कार्जन ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, लॉर्ड कार्जन के कोशिश के साथ नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान, बिकोर उल मुल्क, ये लोग सब मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। तो बाद में देखा कि इनको ही इज्जत नहीं मिल रहा था, इनको ही कोई इनकी भाषा को सम्मान नहीं दिया जा रहा था। भाषा दैट मींस बंगाली, उनकी भाषा को इज्जत नहीं दिया जा रहा था। तभी जाकर उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया, और इस इलेक्शन में एकदम सरप्राइजिंगली अवामी लीग हैड गॉट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो आर्मी जनरल भेज दिया, जाकर बोला मारो एंड किलिंग एंड रेप करो। उसके कारण क्या हुआ? क्योंकि जियोग्राफिकली ऐसा है ये कि बांग्लादेशी सारे इधर से माइग्रेट करने लगे, यानी बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर का हमारा बंगाल, असम, मेघालय, इस चारों ओर घुसने लगे। तो कैन यू इमेजिन 8 मिलियन पीपल, बांग्लादेशी पीपल, दे माइग्रेटेड टू इंडिया। ऑलरेडी इंडिया को इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लिए हो रहा था? क्योंकि मानसून फेलियर के कारण प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। ऊपर से 1971 में उधर बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ वार, और क्योंकि हमने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में अवामी लीग को, और हमने शेख मुजीबुर रहमान को मदद की। ये मदद लेकर अमेरिका ने हमें किसी प्रकार के इकोनॉमिक एड देने से मना कर दिया। ऊपर से वार्निंग किया कि वो बॉम्ब फेंकेंगे या फिर अटैक करेंगे इंडिया को, यू शुड कीप अवे फ्रॉम द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इंदिरा गांधी को जाना ही था, घुसना ही था, जरूरी था, क्योंकि दैट वाज नेसेसरी। इस प्रकार के माइग्रेशन अगर हुआ तो माइग्रेशन का कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा, जिसका आज भी वी कैन सी द इफेक्ट। सो आगे बढ़ते देखते हैं जो नक्सलवादी मूवमेंट है। नक्सलवादी मूवमेंट एक्चुअली शुरू हुआ 67 में, वो भी 24 जून पे। उससे थोड़ा सा पहले क्या हुआ, वेस्ट बंगाल का एक जगह है दार्जिलिंग पे एक सब डिवीज़न है, वहाँ पर एक किसान का जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे ज़मींदार लोग। तो सिलीगुड़ी सब डिवीज़न के अंदर तो ये लोग क्या हुआ, चारू मजुमदार नाम का एक लीडर है, जिनका एक फेमस किताब भी उन्होंने लिखकर काफ़ी यूथ को उन्होंने अपने ओर आकर्षित किया। और जंगल, संथाल और सोरेन बोस, ऐसे बहुत सारे लीडर्स से वो लोग आगे आकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, सिलीगुड़ी सब डिवीज़न के अंदर पे उनका तो आर्म्ड रेबिलियन चालू कर दिया उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, द लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। दे स्टार्टेड द रेबिलियन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स विद आर्म रेबिलियन। उन्होंने जमींदारों को पकड़ना शुरू किया, उनके संपत्तियों को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद टेंगो चार्ली मूवी में इसका थोड़ा बहुत सीन भी है। टेंगो चार्ली मूवी में जो अजय देवगन जाते हैं, उस मूवी में भी बहुत बड़ा सुंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें। तो फाइनली क्या हुआ, चारू मजुमदार के कॉल से बहुत सारे यूथ इस मूवमेंट के प्रति आकर्षित हो गए कि गरीबों को, पीजेंट्स को, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा, तो हमें आगे बढ़ना होगा, वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। ये राइट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसको बढ़ते 10 स्टेट्स में, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से ये गया बिहार, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश,
उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे सभी स्टेट्स में ये बढ़ते बढ़ते अभी तो 10 स्टेट्स में इस प्रकार का नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है। तो ये नक्सलबाड़ी से शुरू होकर, एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी से शुरू होकर ये सभी जगह पर पहुंचा है। तो ये सब सारे जितने जगह हैं, दे आर द नक्सलाइट्स, दोज पीपल दोज हु आर इन्वॉल्व इन द नक्सल मूवमेंट, दे आर कॉल्ड नक्सलाइट्स, उनको नक्सलाइट्स कहा जाता है। तो इस तारीख में क्या हुआ, एक किसान अपने खेत में, जो उसको गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ, परमिशन के साथ वो खेत में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने डंडा उंडा लेकर गुंडे भेजे और उसको मार दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उसको इंक्वायरी करने के लिए अगले दिन पुलिस पार्टी आई। तो पुलिस पार्टी जब आई, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था, उसको जो चारू मजुमदार और जंगल संथल मेनली ये लीडर था। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एम्बुश कर दिया पुलिस टीम जो आई, और वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर मारा गया। अगले ही दिन पुलिस और ज़्यादा गवर्नमेंट ने पुलिस भेजा और फायरिंग स्टार्ट कर दिया। फायरिंग स्टार्ट करने में बहुत सारे लोग मारे गए, चिल्ड्रन, वीमेन, ओल्ड एज पीपल, दे ऑल्सो डाइड। तो करीबन गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 10-15 लोग मरे, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके कारण और आग, इट एडेड फ्यूल टू फायर एंड द स्प्रेड ऑफ मूवमेंट स्टार्टेड एवरीवेयर, जो कि ऑब्वियसली जाकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो इफेक्ट होना ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इफेक्ट हो गया था। तो हमने देखा इकोनॉमिक डिस्कंटेंट, सरकार क्या बोलकर आई, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी तो नहीं। उसके बाद इस प्रकार के प्रॉब्लम्स के कारण और ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने लगा, फिर किस्मत खराब, मॉनसून फेलियर हो गया, नक्सलवादी आंदोलन हो गया। तो सारा कुछ लेकर कंप्लीटली गवर्नमेंट डिस्टॉर्टेड था। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड कॉज ऑफ द 75 नेशनल इमरजेंसी, दैट इज द नवनिर्माण मूवमेंट। नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात, सिंपली इसको हम गुजरात मूवमेंट भी कह सकते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, बिकॉज द पीपल ऑल क्राउड ऑफ द पीपल दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द बेटर डेज, मतलब गरीबी हटाओ वाला जो इनका स्लोगन था, उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला गया था गरीबी हटाओ। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टो क्या हो गया, काम नहीं कर रहा था, और इन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया अगेंस्ट द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, क्योंकि दवाई से लेकर, खाना से लेकर, कपड़ा से लेकर हर कोई चीज़ों का दाम बढ़ गया, जैसे हमने पहले अभी देखा था। तो ये दाम बढ़ गया, तो a group of students, they came out for the movement and agitation, they started against the government and dismissal of the corrupt government। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट करप्ट है, इसको हटाओ, यानी इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट को हटाने के लिए लोगों ने, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आह्वान दिया। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम लोग एक रिप्लेसमेंट चाहते हैं, एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। किसका, इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव। कौन, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ऑर्डिनरी मैन फ्रॉम बिहार, वो वहाँ पर एक नया पॉलिटिकल पार्टी का, ऑपोजिट टू कांग्रेस, पहली बार भारत में कांग्रेस के नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाली थी, और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में ये आदमी जयप्रकाश नारायण वाज द लीडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार ये आए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन आए, कौन कौन सा इनको ज्वाइन किया, ये सारा कुछ हम अभी आगे देखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण को स्टूडेंट सडनली प्रपोज करने लगे कि इंदिरा गांधी शुड बी रिप्लेस्ड बाय जयप्रकाश नारायण, ये ऑल्टरनेटिव आने लगा। तो इंदिरा गांधी को एक स्ट्राइक करने लगा कि अरे व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ, देखो, सरकार, गवर्नमेंट बिकेम वेरी मच एंग्री ऑफ विद दिस सच काइंड ऑफ मूवमेंट इन गुजरात में इस प्रकार का मूवमेंट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सडनली गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर दिया। They completely dissolved the Gujarat Legislative Assembly. As a result, you can see Congress brutally was defeated in this one, गुजरात में कंप्लीटली कांग्रेस को वैनिश कर दिया इन 1975। ये इलेक्शन पे इसका जवाब आया, क्योंकि उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया वहाँ पर, और उनके आम नागरिकों को राइट्स को वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया, एंड सो कांग्रेस हैड टू फेस दिस defeat. So that was the Navnirman movement, students movement in Gujarat. They started to raise their voice against the government because of the price hike of essential commodities, and they demanded for the dismissal of the corrupt government. They thought that the government is very much corrupted, and they proposed for the alternative as Jayaprakash Narayan as the new prime minister of the nation. Now moving forward, we have second cause is the बिहार मूवमेंट। बिहार मूवमेंट क्या हुआ, सेम एग्जैक्टली वो भी सेम है। बिहार मूवमेंट, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया, स्टूडेंट्स अंडर द लीडरशिप जयप्रकाश नारायण, बिकॉज जयप्रकाश नारायण खुद ही एक बिहार से थे, तो उन्होंने बिहार पे एक आंदोलन शुरू किया। उनके साथ कौन थे, स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने डिक्लेयर किया था इस मूवमेंट को एज द टोटल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बिहार वॉज कॉल्ड एज टोटल रेवोल्यूशन अगेंस्ट द
कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसको उन्होंने वो उस समय के लोग बोलते थे कि करप्ट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो चुका था तो लोगों के पास एक ही जगह था कि करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। सो बहुत सारे नॉन कांग्रेस पार्टीज, पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में ये देखा गया, तो नॉन कांग्रेस पार्टीज दिखाई गया, क्योंकि हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, सभी इलेक्शन में हमने पार्टी डोमिनेंस देखा है, यानी कांग्रेस डोमिनेंस देखा है, कांग्रेस ही डोमिनेंस करते गए। लेकिन अचानक 64 में क्या हो गया, जैसे नेहरू जी का डेथ होता है उसके बाद सडनली कांग्रेस बिकम ब्लाइंड बिकॉज दे बिलीव देयर लीडर्स आर ओनली बोर्न इन दैट नेहरू गांधी फैमिली। दिस इज द प्रॉब्लम। उन्होंने किसी बड़े लीडर को प्रोपोगेट आगे प्रेजेंट करने के लिए वो कभी सोचा भी नहीं है, जिसका एग्जाम्पल आज भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको उसी परिवार में रहना है, जिसके कारण उन्होंने देखा है कि किस प्रकार उनका फॉल हुआ। तब भी फॉल हुआ था क्योंकि वो फॉल से दोबारा बाउंस बैक इसलिए किया कि उनके पास एक खतरनाक लीडर थे जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वाज वेरी मच कैरिज्मेटिक लीडर, नो डाउट। कोई भी लीडर में वीकनेस एंड ड्रॉबैक्स और अच्छाई बुराइयाँ दोनों होती है, लेकिन इनमें भी क्वालिटी ज़बरदस्त है। अगर ना होती एक उस समय के भारत, जब 1967, 64, 65 तब का भारत, उस समय एक लेडी आकर पूरे देश को चलाना वो आसान बात नहीं है। तो ऑब्वियसली हर किसी नेता को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। चलो मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं। एक कांग्रेस और जो सिंडिकेट कांग्रेस था, यानी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े होने वाले जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे जो कांग्रेस के, वो लोग, उसके बाद भारतीय लोकदल, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये सब मिलकर उन्होंने प्रपोज किया एक नाम प्रपोज कौन किया, वो था जय प्रकाश नारायण टू बी द ऑल्टरनेटिव एंड द डिफरेंट चॉइस इन प्लेस ऑफ इंदिरा गांधी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ये इफेक्ट देखा और 1977 में ये हुआ भी ऐसे। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस उस इलेक्शन में कंप्लीटली हार गई, पूरा गायब हो गया, कांग्रेस पार्टी गायब हो गई वहां से। लेकिन ये भी वहां से गायब हो गया, ये भाई साहब भी गायब हो गए। लोग प्राइम मिनिस्टर बना कौन, यहां पर आया कौन? फिर अचानक 1977 में आते ही 79 तक इनका सत्यानाश हो जाता है और 80 में मिड टर्म इलेक्शन हो जाता है और इंदिरा गांधी दोबारा आ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कोलिशन गवर्नमेंट में पढ़ा था, कोलिशन गवर्नमेंट का सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कोलिशन गवर्नमेंट में? क्योंकि अगर 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बन जाती है तो इतने पार्टी लेकर, अभी सवाल आया कि प्राइम मिनिस्टर इनका बने, मोरारजी देसाई बने या चरण सिंह बने। तो पहले हमने देखा मोरारजी देसाई, फिर हमने देखा सरदार चरण सिंह। तो प्राइम मिनिस्टर एक साल ये आपस में खुद ही लड़ते रहे। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इनकी सरकार 2 साल में इनका नेस्तो नाबूद हो गया, खत्म हो गया, जिसके कारण लोगों ने देखा और इंदिरा गांधी ने कहा, देखा मुझे हटाकर क्या मिला, इन लोगों को लेकर आए जो पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, इनको बस कुर्सी चाहिए, इसलिए आपस में मारपीट कर रहे हैं। वही हुआ। ये लोग इमेच्योर लीडर्स थे, अच्छा लीडर्स थे क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स अच्छा किया था, सारा मूवमेंट में अच्छा किया था। और नेशनल इमरजेंसी 1975 ऑब्वियसली इतना बड़ा इफेक्ट था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट फेल हो गया था। फेल होने के बाद ये 1977 में ये लोग आए, ये सारा मिलकर इन्होंने बनाया जनता गवर्नमेंट इन्होंने बनाया, यानी जनता दल जो है, भारतीय जनता दल करके इन्होंने सब मिलकर बनाया। और इनको लीडर था ये, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना मोरारजी देसाई, उसके बाद बना चरण सिंह। आपस में लड़ाई हुआ और चरण सिंह ने साइड छोड़कर कांग्रेस का साइड ले लिया था, कांग्रेस के साथ ज्वाइन करके फिर सरकार बनाई। फिर कांग्रेस ने इनका साथ छोड़ दिया तो ऑब्वियसली सब अलग अलग हो गए, तो मिड टर्म इलेक्शन होना पड़ा। मिड टर्म इलेक्शन पे इंदिरा गांधी विद द फुल मेजॉरिटी वापस पावर में आ गए 1980 में। तो ये था बिहार मूवमेंट। सो मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं अभी रेलवे स्ट्राइक एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट। ये दोनों छोटा छोटा है, जैसे हम देख सकते हैं। रेलवे स्ट्राइक क्या है, 1974 में रेलवे एम्प्लॉइज ने सरकार के पास प्रपोजल रखा ताकि उनकी जो एक उनका बोनस मिले, प्लस उन्होंने बोनस के लिए डिमांड किया और जो रेलवे सर्विस कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव करने के लिए आवेदन दिया एंड स्ट्राइक किया। जब आवेदन नहीं माना तो स्ट्राइक किया। तो स्ट्राइक करने में पूरा रेलवे ठप पड़ गया। ऑलरेडी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, ऊपर से अगर इस प्रकार का रेलवे बंद हो जाए तो रेलवे वर्कर्स जो उन्होंने नेशन वाइड वो स्ट्राइक कॉल कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रिजर्व नहीं किया, कुछ डिस्कशन भी नहीं किया, उनका डिमांड्स को सुनना तो दूर की बात है। उन्होंने द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दिस स्ट्राइक एज इलीगल एंड स्टार्टेड अरेस्टिंग द पीपल, जिसका प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी कनेक्टेड है। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट। इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट ने क्या किया, इलाहाबाद में जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट ने यह जजमेंट किया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन को इलीगल घोषित कर दिया था। इलीगल घोषित करते ही द पार्टी हैज बिकम एंटेगोनाइज्ड। पब्लिक के सामने वो एक मतलब शत्रु दुश्मन की तरह फेस करना पड़ा कि हाईकोर्ट ने अगर जजमेंट दिया है कि सरकार गवर्नमेंट इज करप्ट और गवर्नमेंट द इलेक्शन वाज इलीगल, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वाज इलीगल, यानी इंदिरा गांधी वाज रॉन्ग। ये होने के बाद तो कांग्रेस को ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एंटेगोनाइज कर दिया, तो जिसके कारण इंदिरा गांधी के पास कुछ रास्ता नहीं था।
और फाइनली उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, और उसके साथ और भी कुछ कनेक्टेड है, अभी हम जो आगे पढ़ेंगे। फाइनली हम देखते हैं कि ये सारा कुछ कारण एक इकोनॉमिक डिसकंटेंट, बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट, रेलवे मूवमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, ये सारा कुछ लेकर गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट लाइक गवर्नमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड एंड ए मास मूवमेंट स्टार्टेड। और जयप्रकाश नारायण ने सारे स्टूडेंट्स और सभी प्रकार के जितने आंदोलनकारी सबको लेकर रामलीला मैदान दिल्ली में जाकर उन्होंने अपना अनशन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। दैट वाज द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और इंदिरा गांधी वाज लाइक कंप्लीटली लाइक शी कुड नॉट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है, एंड शी हैड टू फेस दैट वार वाला इशू, बांग्लादेश इशू, यू नो, फेलियर ऑफ मॉनसून, उसके बाद अमेरिका के नौटंकी, ये सारा कुछ उनको फेस करना पड़ा। डिस्पाइट दैट वहाँ पर भी फेलियर थी, तो उस सारा कुछ लेकर शी वॉज कम्प्लीटली इन एग्रेसिव मूड, एंड फाइनली शी वेंट टू द फकीरुद्दीन अली अहमद, जो वहाँ के तब के हमारे देश के राष्ट्रपति थे, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। सो विदाउट एनी लाइक फर्दर डिस्कशन, जिसको लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के थ्रू से आना चाहिए, प्रपोजल आना चाहिए, ऐसे बिना कुछ करके डायरेक्टली ही नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया ऑन 25 जून 1975। और लोग कैसे नाराज हुए। नेशनल इमरजेंसी में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, या फिर नॉट ओनली नेशनल इमरजेंसी, किसी भी समय में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो कि हम मेडिसिन, पानी, खाना ये सब लेकर चलते हैं। दैट इज़ क्यों, प्रिवेंशन, पहले से किसी खतरे को रोकने के लिए। अगर सरकार को इस प्रकार का कोई ऐसा फील हो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति समाज, देश और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो, एक डाउट हो, सस्पेशन हो, तो उस आदमी को इस घटना को प्रिवेंट करने के लिए उसको डिटेन करके रखते हैं। तो दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को शक हो जाए, सरकार को शक हो जाएगा ये पर्टिकुलर आदमी का एक्टिविटीज़ जो ऑनलाइन पे है, आजकल देख सकते, आजकल तो ऑनलाइन भी है, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे देखेगा जो एंटी नेशनल है, एंटी ह्यूमन है और एंटी सोसाइटी है। तो अगर ऐसा लगे तो सरकार के पास अधिकार है बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिफिकेशन का उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट मतलब उसको डिटेन करके रख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस द सिचुएशन इज नॉर्मलाइज। फॉर एग्जांपल, किसी, मान लो एक ऐसे शहर है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, यार हिंदू का वहाँ पर जुलूस निकालने वाला है, सरकार को लगे कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति या फिर हिंदू व्यक्ति इस आंदोलन में ऐसा कर सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है जो सामाजिक असंतुलन बना सकता है, जिसको बाद में कोई सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, तो उसको पकड़ के हम डिटेन करके रख सकते हैं सरकार। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो इस प्रकार के प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट में क्या क्या आता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, जो कि NSA कहते हैं, एक एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1980, और एक है टाडा, जिस कॉमनली कॉल्ड एज टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987। ये टाडा जो संजय दत्त को अरेस्ट किया था, तब भी वो टाडा लगाने का पूरा बातचीत चल रही थी। बाद में वो बच गया क्योंकि उसके पास सिर्फ आर्म्स मिला था, ये बोलकर उनको 5 साल या 6 साल की सजा हुई थी। सो ये हो गया टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट। अगर आपको कि सरकार को शक हो कि यह पर्टिकुलरली आदमी डिसरप्टिव एक्टिविटीज में कनेक्टेड है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में कनेक्टेड है, तो सरकार उसको डिटेन कर सकती है। लेकिन इस आंदोलन में, इस इलेक्शन में, नेशनल इमरजेंसी में क्या किया इन्होंने? स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया बिना किसी को, कोई नोबडी हैड द कुड नॉट चैलेंज द दिस वन। अगर अरेस्टेड पर्सन कुड नॉट चैलेंज थ्रू द हेबियस कॉर्पस, ये जाकर कोर्ट में वो भी नहीं कर सकते, पिटिशन भी नहीं डाल सकते, पूछ भी नहीं सकते। स्टूडेंट्स वेर अरेस्टेड, दे वर ब्रूटली, पीपल वेर किल्ड, people were brutally lathi charged by the government, by the police as well. जयप्रकाश नारायण ने पुलिस को और सरकार, आर्मी को ये भी रिक्वेस्ट किया कि don't go with the illegal government and illegal corrupted government. You go with the human being, go with the nation, go with this one. ये अपील भी किया गया था, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, पुलिस को या फिर आर्मी को गवर्नमेंट की बात ही माना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्टेड है। सो दैट्स लाइक, चलो उसका डिटेल्स हम नहीं बात करते। फिर सरकार ने और एक काम कर दिया, इंदिरा गांधी ने RSS और जमाते इस्लाम, RSS जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था, उनको, और जमाते इस्लाम में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को बैन कर दिया। तो लाइक पीपल कंप्लीटली बिकम डिसकंटेंट और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण 1975 25 जून पे नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और बहुत सारी घटनाएं हो गई। उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई, जिसके कारण वो सरकार गिर गई। दैट कांग्रेस गवर्नमेंट फेल्ड इन 1977 इलेक्शन। पहली बार भारत में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी, वो सभी 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर। लेकिन ये हमने देखा, हमेशा हम पढ़ते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा वीक होता है, बिकॉज उनमें से आपसी मतभेद हो जाता है, मेल नहीं होता, जिसके कारण हमने देखा जयप्रकाश नारायण गायब हो गए, चरण सिंह और मोरारजी देसाई ऐसे करते करते ये खत्म हो गए, कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस के साथ अलग हो गए। 1980 में मिड टर्म इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी दोबारा आई, और दैट अगेन शी कंटिन्यूड। एंड अनफॉर्चुनेटली इन 1984 आफ्टर the Operation Blue Star in Golden Temple in Amritsar,
she was shot by his two bodyguards, Sikh personnel, एंड लेटर सिख रायट्स हुआ दिल्ली में, आपने देखा होगा। तो इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द 1975 नेशनल इमरजेंसी। आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड एंड अंडरस्टूड। अगर लगे तो ज़रूर शेयर करना एंड लाइक करना एंड कमेंट, सो दैट आई कैन ब्रश अप एंड आई कैन बेटर माई नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।